नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं और उन्होंने वहां के चांसलर कार्ल नेहमर से बातचीत की, वियना में उनसे मुलाकात की और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कार्ल नेहमर ने उनको कई जरूरी बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद रूस में भारतीय सैनिकों को वापस भारत भेजने के ऊपर सहमति बनी है। ये सैनिक यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा झोंक दिए गए थे। इसको लेकर एक सहमति बनी गई है कि उन सब सैनिकों को वापस भारत भेजा जाएगा। पिछले साल जुलाई में सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी जान गंवाने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह की माता ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और उनको अग्निवीर योजना को रद्द किए जाने की सिफारिश की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ है जिसमें एक बस दूध के टैंकर से टकरा गई और उसमें 18 लोगों की जानें गई हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरी दुर्घटना के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। आज 10 जुलाई को भारत के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं। ये सब वे सीटें हैं जो या तो किसी विधायक के निधन के कारण खाली हुई हैं या फिर सांसदीय के चुनाव के कारण खाली हुई हैं। इनमें पंजाब की एक सीट जालंधर वेस्ट पर भी आज ही चुनाव हो रहा है। जालंधर वेस्ट में हो रहे उपचुनाव के दौरान अब वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे तक 51.30% तक की वोटिंग दर्ज की गई है और पैसे बांटने के आरोप भी लगे हैं। दोनों पार्टियां आपस में पैसे बांटने के आरोप लगा रही हैं। इसके अलावा इस समय सिर्फ वे लोग वोट डाल सकेंगे जो लाइनों में लगे हुए हैं। अमेरिका के शहर वॉशिंगटन डीसी में आयोजित सैन्य गुट नेटो की बैठक में आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। पंजाब में अकाली दल के बड़े नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को एसआईटी ने नशा तस्करी मामले में नोटिस भेजते हुए 18 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया का पहले भी कई बार नशा तस्करी वाले मामलों में नाम उछाला जा चुका है। आज हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस इस किस्म से बैरिकेडिंग करके नहीं रख सकती और हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसलिए किसानों को दिल्ली जाने का पूरा अधिकार है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। मैंने पहले भी बताया था कि वो रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। रूस का दौरा उनका खत्म हुआ और अब ऑस्ट्रिया में हैं। कल वो ऑस्ट्रिया पहुंचे थे और वहां पर जो वहाँ के चांसलर हैं कार्ल नेहमर, उनसे उनकी मुलाकात हुई, वियना में उनकी मुलाकात हुई। और हम सबको पता है कि जो ऑस्ट्रिया जो मुल्क है, जो जगह है, वो हम सबको पता है कि यूक्रेन का सपोर्टर है और उनको इस बात से दिक्कत थी कार्ल नेहमर को कि रूस उनसे मिलने से पहले वो रूस जाके आए। तो कार्ल नेहमर ने यूक्रेन के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, रूस बहुत गलत कर रहा है और इस पर उन्होंने एक हिसाब से नरेंद्र मोदी से भी इस बात की हामी भरवाई। जो नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन पहले ही जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको जपियां डाल रहे थे, उसको लेकर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने उसके ऊपर आपत्ति जताई थी। और जेलेंस्की की आपत्ति हम सबको पता है कि उन्होंने ट्विटर पर डालकर जताई थी। तो एक हिसाब से पूरी दुनिया उनके ट्वीट्स को आजकल देख रही है, तो पूरी दुनिया में मैसेज गया था। और इसी वजह से जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं कार्ल नेहमर, उनको इस बात पे स्टैंड लेना पड़ा और उनको नरेंद्र मोदी को इस बात के ऊपर कहना पड़ा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने बड़े अलग किस्म से उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही समय है कि इस समय दुनिया में कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए और रूस यूक्रेन युद्ध भी रुकना चाहिए। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 41 साल बाद कोई भारतीय राजनेता ऑस्ट्रिया आया है, तो उन्होंने कहा कि ये एक 75 साल की हमारा जो एक हिसाब से संबंध है, उसमें एक कंटिन्यूटी के तौर पे उन्होंने इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले, हम सबको पता है कि सोमवार को वो रूस में थे, तो रूस में उनकी पुतिन से जो बात हुई, बहुत सारे मामलों पे बात हुई, लेकिन एक बात सिरे चढ़ गई है, वो ये है कि हम सबको पता है कि करीब 35 से 40 सैनिक भारतीय इस समय रूस की सेना में हैं और वो सब यूक्रेन युद्ध में जुटे हुए हैं। इसको लेकर पंजाब, हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी मुद्दा बना था, क्योंकि उसमें 2-3 लोगों की मौत हो गई थी जो सैनिक थे। और इस वजह से मुद्दा बनने के कारण 5 से शायद 10 जो सैनिक हैं उनको वापस बुला लिया गया है। और नरेंद्र मोदी ने पुतिन को कहा कि जो जितने भी बाकी बचे हुए हैं उनको भी आप वापस भेज दीजिए। तो पुतिन ने इस बात पे सहमति दर्ज की है
और जो यूक्रेन रूस युद्ध में जो भारतीय सैनिक पिस रहे हैं, जो भारतीय मूल के रूसी सैनिक जो पिस रहे हैं, उनको वापस भारत भेजे जाने की बात पर सहमति हो गई है। और इसको लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव में जो क्वात्रा हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा है, उन्होंने भी इस पे ऊपर मीडिया में स्टेटमेंट जारी की है। इससे हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो है अग्निवीर योजना के बारे में। आप याद करिए, पिछले साल सियाचिन में कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हुए थे और इस बार उनको कीर्ति चक्र भी मिला उनकी पत्नी को। तो उनकी मां ने सरकार के कई नुमाइंदों से मुलाकात की थी और उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार से ये गुहार लगाई है कि जो अग्निवीर योजना है इसको रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं राजनाथ सिंह से भी मिली हूँ, वहाँ पर भी मैंने ये बात कही है कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए और उन्होंने राजनाथ सिंह ने इसके ऊपर आश्वासन दिया है। एक हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर, और अग्निवीर योजना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इस समय इंडिया में की जा रही है। तो इसको लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं और इसके ऊपर इलेक्शंस में भी हमें रिजल्ट देखने को मिले थे जिसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान नॉर्थ इंडिया के स्टेट से हुआ था और ऐसे राज्यों से खासकर नुकसान हुआ था जहाँ से सैनिक ज़्यादा भर्ती होते हैं, जैसे हरियाणा से होते हैं, महाराष्ट्र से होते हैं। यहाँ के सैनिक ज़्यादा आपको इंडियन आर्मी में मिलेंगे। पंजाब से भी बहुत सारे इंडियन आर्मी में सैनिक जाते हैं। इस वजह से इन सब इलाकों में एक हिसाब से बीजेपी को नुकसान हुआ था और अग्निवीर योजना को लेकर जो सरकार है वो काफ़ी बैकफुट के ऊपर है। जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं इंडियन आर्मी के, जो पूर्व जनरल रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि ये जो योजना थी अग्निवीर योजना, ये हम सब के ऊपर थोपी गई थी। जब हम सबको इस योजना के बारे में पता चला तो हम एकदम शॉक हो गए थे और हमने कहा कि हम कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं हायर कर रहे हैं, हम सैनिक ले रहे हैं। इसलिए जो ये 20,000 रुपये में सैनिक रखने की जो बात है ये गलत है। उसके बाद उन्होंने उसका जो भत्ता था, जो एक हिसाब से तनख्वाह थी, उसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया, पर वो 30,000 भी काफ़ी नहीं है। एक तरफ तो रेगुलर सैनिक को, रेगुलर जो इंडियन आर्मी में सर्व करेगा उसको 50,000 मिल रहे हैं, एक तरफ अग्निवीर को 30,000 मिल रहे हैं और 4 साल बाद ही उसकी नौकरी भी खत्म कर दी जाती है। इसको लेकर जो नवराणे हैं उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया हुआ है। इससे हम अगर अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से आई, और उत्तर प्रदेश में अब की बार दोबारा फिर से खबर जो है वो एक दुर्घटना की है। पहले मैं आपको भगदड़ की खबर बताई थी जिसमें 122 लोगों की मौत हुई थी। आज एक सड़क पे बस का हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है और ये जो हादसा हुआ है लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे हुआ है, जिसको भारत का सबसे आधुनिक हाईवे माना जाता है, एक्सप्रेसवे माना जाता है। और इसमें 18 लोगों की मौत हुई। एक दूध का कैंटर था, उसके अंदर बस आकर टकराई और सुबह 5 बजे हादसा हुआ है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने बहुत मार्के की बात की है। उन्होंने कहा कि जो ये एक्सप्रेसवे है ये बहुत आधुनिक एक्सप्रेसवे है, इस पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं और इसमें अलग से एक हिसाब से अगर किसी को गाड़ी खड़ी करनी है तो अलग से इसमें वेटिंग एरियाज हैं। तो जो एक कैंटर, दूध का कैंटर बीच सड़क में खड़ा था, क्या इसको लेकर जो हाईवे पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस उसने नोटिस नहीं किया? क्या सीसीटीवी नहीं चल रहे थे? क्या सीसीटीवीज ने इस बात को नोटिस नहीं किया क्या कि जो एक हिसाब से गाड़ी है, जो ये ट्रक है, ये बीच में खड़ा हुआ, उनको हटवाया क्यों नहीं गया? तो उन्होंने एक हिसाब से ये कहा है कि जो एक्सप्रेसवे का जो प्रशासन है और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है कि देश का सबसे आधुनिक हाईवे है, वहाँ पर भी आप इस किस्म के एक्सीडेंट करवा रहे हैं जिसमें 18 लोगों की मौतें हो रही हैं। तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे भी वो सारी चीज़ें गिनवाई हैं जो एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे के मामले में लागू होती हैं। अब हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो है बाई इलेक्शंस के बारे में। हम सबको पता है कि आज इंडिया में 7 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, करीब 13 विधानसभा सीटें हैं, सारी इस किस्म की विधानसभा सीटें जिसमें या तो एमएलए का डेथ हो गई है या फिर एमपी इलेक्शंस के कारण वहाँ पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। पंजाब एक ऐसा मामला है जिसमें जो अंग्रेयाल थे वो आम आदमी पार्टी छोड़ के शामिल हुए थे बीजेपी में, इस वजह से वहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है। जालंधर वेस्ट उस सीट का नाम है। हम सबको पता है कि 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंट है वो 51.30% था, जो कि काफ़ी कम रहा है और वहाँ पर कई किस्म के आरोप लगे हैं। कोई कह रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो सूट बांट रही थी, एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई सूट बांटते हुए, ऐसे ही शराब बांटने का मामला भी उठा। जो अभी आज दिन में जो हंगामे हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वर्कर्स में कई जगह क्लैश हुए और उसमें ये आरोप लगे कि पैसे बांटे जा रहे हैं। पैसे बांटने को लेकर आज खूब हंगामा हुआ है। इसके अलावा जो मतदान है वो अब बंद हो चुका है, सिर्फ लाइन में जो कुछ लोग बचे हुए हैं उन्हीं को ही वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी और जो फाइनल वोटिंग परसेंट है वो कल पता चल जाएगा। इन सभी सीटों का जो रिजल्ट है, बाई इलेक्शंस का रिजल्ट है, वो 13 जुलाई को सामने आएगा और 13 जुलाई को पता चलेगा कि बाई इलेक्शंस में इन सीटों पर
किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। अगर हम इससे अगली खबर की बात करें तो वो अमेरिका से है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर में नेटो की बैठक हुई है। हम सबको पता है कि नेटो एक सैन्य गुट है जिसको अमेरिका लीड करता है, और वहाँ पर जो बाइडेन ने ये बात कही है कि वो यूक्रेन को जो एयर डिफेंस मिसाइलें होती है, एयर डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है होती है वो देंगे। और इसमें जो इटली है उसने भी ये बात कही है कि वो भी यूक्रेन की मदद करेंगे। तो नेटो के ऊपर एक प्रेशर तो है। यूक्रेन को पहले तो नेटो ने उंगली लगा दी, और उसके बाद जब रूस और यूक्रेन का एक हिसाब से युद्ध छिड़ गया तो फिर एकदम से बैक हो गया। नेटो उस हिसाब से मदद नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन अब नेटो को मदद पहुंचानी पड़ रही है। इस बीच एक और खबर, हम अगर युद्धों पर ही बात कर रहे हैं तो हमें जो गजा और फ़लस्तीन का और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। दक्षिणी गजा में एक मिसाइल के कारण, एक जो इजरायली मिसाइलें हैं उनके कारण एक जो अस्पताल था विस्थापितों का, जो जहाँ पर इलाज चल रहा था मरीजों का, उसमें 29 लोगों की मौत हुई है। और अब तक हम सबको पता है कि जो हमास है, हमास के कंट्रोल में जो स्वास्थ्य एक हिसाब से मंत्रालय है फ़लस्तीन का, उसने ये दावा किया है कि अब तक हमारे 38,000 लोगों की डेथ हो चुकी है इजरायली हमलों के कारण। लेकिन अभी भी कोई भी फ़लस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी वहाँ पर शांति की अपील नहीं कर रहा है। बहुत बड़े बड़े देश इस मामले में चुप हैं। तो एक हिसाब से यूक्रेन का मामला हो या फिर फ़लस्तीन का मामला हो, तो इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। एक तरफ मतलब दोनों में कहीं ना कहीं अमेरिका की पोजीशंस आप देखिए। एक तरफ यूक्रेन है जो कि रूस के अटैक का एक हिसाब से विक्टिम है, वहाँ पे नेटो सपोर्टर होने के कारण यूक्रेन के साथ खड़े हैं, रूस को कह रहे हैं कि आप शक्तिशाली हैं, हमला मत करिए। दूसरी तरफ हमें पता है कि अमेरिका की जो दोस्ती है वो इजराइल के साथ है, और वो दूसरी तरफ जो इजराइल है वो हमलावर है और फ़लस्तीन विक्टिम है। वहाँ पर उस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ये एक हिसाब से अमेरिकन जो जियोपॉलिटिक्स है उसके जो हम कहेंगे धुरंधर हैं वो इस बात पे ज़्यादा एक हिसाब से लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। पर मुझे तो ये लगता है कि दोनों मामलों में पीस की अपील होनी चाहिए। इससे हम अगर अगली खबर की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के बारे में है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, और इस चार्जशीट में उन्होंने कुल 38 आरोपी बनाए हैं। आरोपी नंबर 37 अरविंद केजरीवाल हैं, और आरोपी नंबर 38 आम आदमी पार्टी है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, और गोवा के इलेक्शंस में 25.5 करोड़ के एक ट्रांजैक्शन का जिक्र भी किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो विनोद चौहान हैं, उनकी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके साथ व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया गया है। इसके अलावा के कविता का जिक्र है जो कि तेलंगाना के साबका सीएम केसीआर राव की बेटी हैं। तो एक हिसाब से चार्जशीट आज दाखिल हुई है, तो देखना होगा कि इस पे आगे कैसे कार्रवाई होती है। लेकिन इस चार्जशीट में किंग पिन अरविंद केजरीवाल को बना दिया गया है। अब मानिए कि साल 2013 से पहले भारत की जो पॉलिटिक्स थी उसमें अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन मूवमेंट के चेहरा थे, और अब वो शराब नीति घोटाले मामले में भी एक मुख्य चेहरा है। यानी कि एंटी करप्शन आंदोलन में भी वो मुख्य चेहरा थे, और अब ये करप्शन का एक केस चल रहा है उसमें भी वो मुख्य चेहरा हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल की सियासत को देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचाएगा। इसको लेकर अलग अलग मत हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ईडी को इस्तेमाल कर रही है सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए। कई लोग कह रहे हैं कि लेट द एजेंसी डू देयर वर्क। उन लोग कह रहे हैं कि एक बार एजेंसी को अपना काम खत्म करने दें, उसके बाद पता चलेगा कि इस मामले की सच्चाई क्या है, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं। तो कोर्ट को अपने फैसले लेने दें। इस किस्म की बातें भी निकल कर आती हैं। अब हम अगली खबर की बात करें, वो जालंधर के बाई इलेक्शंस की है। तो वहाँ पर जो हंगामा हो रहा था, अभी पुलिस की एक अपडेट आ रही है कि वहाँ पर शांति बना दी गई है, और जो हंगामा है उसको शांत करवा दिया गया है। एक छोटी सी अपडेट थी, बुलेटिन के बीच में ही मेरे फ़ोन में आई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अगर हम अगली खबर की बात करें तो पंजाब के जो अकाली दल के नेता हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया, उसको एसआईटी की उनको एक बार फिर से एसआईटी ने एक सम्मन भेजा है। वो नशा तस्करी मामले में उनसे पूछताछ की बात कही गई है। करोड़ों रुपए का मामला, ये भी हम सबको पता है। इसको लेकर अकाली दल ने कहा है कि खुद जो सीएम भगवंत मान है वो क्यों नहीं उनसे पूछताछ कर लेते। जो नशा है हम सबको पता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा है, और उसमें विक्रमजीत सिंह मजीठिया बहुत बार लपेटे जाते हैं, और एसआईटी कई बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। अब दोबारा उनसे पूछताछ के सम्मन जारी हुए हैं।
अब हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की खबर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन डली थी जिसमें ये बात कही गई थी कि जो मोर्चे लगे हुए हैं किसानों के, उनमें जो पुलिस ने बॉर्डर सील कर रखे हैं वो खोले जाएं। इसके ऊपर जो जस्टिस संधा वालिया हैं उनकी बेंच ने इसको सुनवाई की और उन्होंने आदेश दिया है हरियाणा सरकार को कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप बॉर्डर्स को खाली करवाइए। बॉर्डर्स खाली करवाने का मतलब है आप उनकी जो बैरिकेडिंग है पुलिस की उसको हटवाइए और उसको चालू किए। संधावालिया जो इस पूरे मामले में कोई वीरेंद्र सांडिल्य नाम के इंसान हैं जो पटिशनर थे, उन्होंने जो किसान नेता थे उनको भी पार्टी बना रखा था, हरियाणा सरकार को पार्टी बना रखा था, पंजाब सरकार को पार्टी बना रखा था। इस पर जब बॉर्डर खोलने की बात हुई तो जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए थे तो उन्होंने कहा कि सर अगर बॉर्डर खोले जाएंगे तो ये जो किसान हैं ये अंबाला में एसपी ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं, इसलिए बॉर्डर ना खोले जाएं। तो जस्टिस संधावालिया ने कहा कि जो वर्दी में लोग होते हैं उनको लोगों से नहीं डरना चाहिए और हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में आप किसी भी इंसान को आगे जाने से नहीं रोक सकते, किसानों को आप हरियाणा में एंटर करने से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने से भी नहीं रोक सकते। ये बात हुई है। शुभमन शहीद जो किसान शहीद हुआ था, नौजवान किसान शुभकरण सिंह, उसके ऊपर भी बात हुई। शुभकरण सिंह की गोली को लेकर जो पंजाब सरकार ने जो एक हिसाब से बनाई थी कमेटी, उसमें ये निकल के आया कि शॉटगन से उसकी डेथ हुई है। तो उसी टाइम पे एक कमेंट भी आया जस्टिस संधावालिया की तरफ से कि शॉटगन तो फिर किसानों की तरफ से ही चलिए, पुलिस के पास तो शॉटगन होती ही नहीं। इसको लेकर उन्होंने झज्जर के कमिश्नर की एक कमेटी बनाई जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से पुलिस उस समय 21 फरवरी का वो घटनाक्रम हम भी देख रहे थे कि जिस हिसाब से पुलिस की तरफ से फायर हो रहे थे उसमें 12 बोर तक के भी फायर लोगों ने बरामद किए हैं। तो 12 बोर तो एक हिसाब से पुलिस रखती भी नहीं है। ये कल को अगर किसी किसान की डेथ हो जाती तो कहते थे कि 12 बोर तो पुलिस के पास होती ही नहीं। तो मेरे को लगता है कि पुलिस ने बहुत सारे ऐसे अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया है और एक्सपायरी जो एक हिसाब से गन्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया है। इसको लेकर जो किसान नेता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो एक हिसाब से थोड़ा सा आगे जाके इसके ऊपर कमेंट होना चाहिए था। जस्टिस संधावालिया का जो एक कमेंट था ये बहुत इमेच्योर था। मेरे को लगता है कि उनको इस पे ऊपर थोड़ा और देखना चाहिए था, क्योंकि किसान नेताओं ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उनके ऊपर जिस किस्म के असले बरते जा रहे हैं उनमें से आधे तो इलीगल हैं, अवैध हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर उन असलों से हमले हुए थे। हम सबको पता है कि जो आंदोलन है वो 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है। किसान नेताओं के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि एक बारगी के लिए फैसला हमारे फेवर में लग रहा है, लेकिन हम लीगल एक्सपर्ट से इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करवा रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि इस पूरे फैसले का मतलब क्या है। जब हमें फैसला पूरा समझ में आ जाएगा उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई फाइनल कमेंट करेंगे। इसके अलावा हम सबको पता है कि जो किसान हैं उन्होंने 17 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस घेराव की कॉल दे रखी है। उसका रीज़न ये है कि नवदीप सिंह जो वाटर कैनन बॉय हैं वो अभी तक जेल में बंद हैं। उनको मार्च 28 को गिरफ्तार किया गया था और अभी तक वो हरियाणा पुलिस की जेल में गिरफ्त हैं। तो उनकी रिहाई के लिए पहले भी आंदोलन हो चुके हैं और अब किसानों ने कॉल दी थी कि 17 जुलाई को वो एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे उस लड़के की रिहाई के लिए। तो ये अभी के लिए किसान आंदोलन की अपडेट थी जो मैंने अब तक दी। और इसके अलावा आज के बुलेटिन में भी इतना ही। कल हम दोबारा मिलेंगे नई किस्म की खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।